स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। नोटबंदी पर सियासी संग्राम आज और बढ़ गया। 28 नवंबर तक विपक्ष ने सरकार से नोटबंदी पर किसी भी बातचीत के लिए इनकार कर दिया है। 500 और 1000 की नोटबंदी पर आज मोदी को निशाने पर लिया पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने। उन्होंने सरकार के इस फैसले को एक लीगल ब्लंडर और संगठित लूट करार देते हुए कहा कि इसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं और देश की जीडीपी 2% नीचे आ सकती है। बैंकिंग सिस्टम से लोगों का विश्वास हिल चुका है। मनमोहन ने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश बता दीजिए जहां लोगों को बैंक में जमा अपना ही पैसा निकालने की इजाजत ना हो। उधर बीएसपी चीफ मायावती ने नोटबंदी पर पीएम के सर्वे को फर्जी करार दिया और कहा कि वो सदन से भाग क्यों रहे। इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट आज क्या कुछ हुआ। नोटबंदी पर काफी हंगामे के बाद पीएम मोदी की मौजूदगी में राज्यसभा में बहस शुरू हुई। बहस की शुरुआत साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने की। मनमोहन सिंह ने अपने खिताब में वाज़ेह अल्फाज में कहा कि नोटबंदी पर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसे नाफिज किया गया है उस पर एतराज है। मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी के फैसले के गलत तरीके से नफाज से आम लोगों, मुतवस्सित और छोटे कारोबारियों, गैर मुनज़्ज़म शोबे के ताजिरों को नुकसान पहुंच रहा है। मनमोहन सिंह ने अपनी बात रखते हुए नोटबंदी से मईशत को हो रहे नुकसानात पर रोशनी डाली। currency note. Prime Minister has been arguing that this is the way to curb black money, to prevent growth of forfeited currency note, and also to help in control of terrorist finance activity. I do not disagree with these objectives, but what I do want to point out is that in the process of demonetization, monumental mismanagement has been undertaken. ये जो सर्वे है ये प्रायोजित है, मैनेज किया हुआ है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और ये मैं आपको फर्जी है ये सर्वे। और जनता को मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और इतना ही नहीं, मैं केंद्र की सरकार को और खास तौर से मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपका ये फैसला सही है जो आपने जल्दबाजी में लिया है, पूरे देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, तो मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि यदि सही मायने में आप ईमानदार हैं इस मामले में और सही सर्वे चाहते हैं, आप में हिम्मत है, तो आप लोकसभा भंग कराएं। बीजेपी लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने नोटबंदी पर अपनी ही हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने किसी का नाम न लेते हुए तंज किया कि मूर्खों की दुनिया में जीना बंद करें। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बुरे वक्त के लिए जमा करके रखा गया फंड काला धन नहीं है। सियासत में शॉटगन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट किया कि मूर्खों की दुनिया में जीना बंद करें। ये मनगढ़ंत कहानियां और सर्वे जाती मफादात के लिए हैं। पूरे मुल्क के लोग अपना काम काज छोड़कर अपने ही रुपयों के लिए बैंकों में लाइन में लगे हुए हैं। लोगों का रोजगार बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। वहीं कारोबार पर नोटबंदी का असर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 140 पॉइंट्स नीचे आ गया है, जबकि निफ्टी 8000 से भी नीचे है। सेंसेक्स में गिरावट की वजह से रोजमर्रा की चीजों पर इसका असर पड़ा है। हिंदुस्तान में आने वाले सयाह भी नोटबंदी की वजह से काफी परेशान हैं। इन होटलों में वो रुके हुए हैं, उन होटलों से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। माहिरीन माशियात की माने तो नोटबंदी से मुल्क इक़्तिसादी बहरान का शिकार हो गया है और 3 साल पीछे चला गया है। मनमोहन सिंह के मुताबिक जीडीपी में भी 2% की कमी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। और अभी तो जो ताज़ा खबर हमें मिल रही है नोटबंदी से जुड़ी वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि जो पब्लिक यूटिलिटीज बिल है जिसमें 500 और 1000 के नोट अब तक चल रहे थे, वो मियाद अब बढ़ाकर 15 दिसंबर तक कर दी गई है। लेकिन साथ ही साथ यह ऐलान भी कर दिया गया है कि अब बैंकों में आप पुराने नोट जाकर बदलवा नहीं सकेंगे। यह भी एक बड़ा ऐलान है इस वक्त का।
जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ राजकुमार भाटी साहब मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। डॉक्टर नासिर हुसैन बेंगलोर से हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। और एम खजूरिया साहब, जिन्हें आप डिफेंस एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कह सकते हैं, वो हमारे साथ जम्मू से मौजूद हैं। सुदेश वर्मा साहब, पहला सवाल आज आपसे। मनमोहन सिंह आज संसद में बोले, उन्होंने बहस में हिस्सा लिया काफी अरसे बाद, लेकिन क्योंकि वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, इसलिए देश ने उनकी बातों को बड़े गौर से सुना। उनकी बातों से एक तरह का डर लगा, डर इस बात का जिसका उन्होंने जिक्र किया कि देश की जीडीपी 2% गिर सकती है। तो क्या यह माना जाए, देश को आप ये आज समझाइए सबसे पहले, कि क्या नोटबंदी जो आपने की है, इससे देश के लिए आर्थिक मंदी का भी खतरा है? आर्थिक मंदी दस्तक दे सकती है देश में एक बार फिर से, क्या यह खतरा है देश के सामने? देखिए समीर अब्बास साहब, सबसे पहले मैं जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कांग्रेस की रही है कोशिश, उसको हम लोग बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात है, बहुत दिन के बाद सुने, अच्छा लगा कि पूर्व प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन आप ये मत भूलिए कि ये फाइनेंस मिनिस्टर भी कंट्री के थे 1991 में जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जितने भी काले धन इकट्ठे हुए 2004 से 14 का पीरियड ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का पीरियड है। तो अपने पीरियड को ये जस्टिफाई भी कर रहे थे। जब भी कांग्रेस क्राइसिस में होती है होगा, क्योंकि ये ऐसे पेड़ पर चढ़ गए हैं जहां से ये उतर नहीं सकते। जिस तरह के बयानबाजी राहुल गांधी जी ने दिया, जिस तरह के बयानबाजी उनके प्रवक्ताओं ने और सीनियर लीडरों ने दिया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को उतार के उन सारे चीज़ों को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की कांग्रेस ने। और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बहुत कृतज्ञ हैं कांग्रेस का, क्योंकि वो तो इस लायक नहीं थे कि प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस ने बनाया उन्हें, तो उसका वो फिर अदा कर रहे हैं, उसको रीपेबैक जो है ना वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप निष्पक्ष एनालाइज करिए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो, ठीक है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक डिलीवरी कंट्री के लिए नहीं की थी। कंट्री की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है नहीं हुई थी। तो ये एक जो नया सिस्टम शुरू हुआ है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है कांग्रेस के चार्जेस को। इससे कुछ नहीं होने वाला है। जितने भी क्रिटिसिज्म आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें इकोनॉमिक्स की समझ है, हमें देश की मुद्रास्फीति की समझ नहीं है, या हम नहीं समझते कि हम जो कदम लिए हैं उसका क्या हाल होने वाला है। थोड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को। आप सिरे से खारिज कर रहे हैं मनमोहन सिंह की बातों को और कह रहे हैं कि मंदी का कोई खतरा नहीं है, जीडीपी ग्रोथ जो रेट है वो नीचे नहीं आने वाली। डॉक्टर नासिर हुसैन, आज बीजेपी ने सीधे सीधे मनमोहन सिंह के तमाम जो सवाल उन्होंने उठाए उसका जवाब यह दिया कि देखिए बोल कौन रहा है, लुक हु इज टॉकिंग। वही प्रधानमंत्री जिसके राज में सबसे ज्यादा घोटाले हुए, जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा ब्लैक मनी है, वही करप्शन के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको ब्लंडर बता रहे हैं। देखिए, मनमोहन सिंह जी के लिए जिस तरह के शब्द ये लोग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में कोई उसको मानेगा नहीं, कोई पूरी दुनिया में कोई मानेगा नहीं। एक शख्स, एक इंटेलेक्चुअल जो आरबीआई का गवर्नर रहा है, जो इस देश के वित्त सचिव रहा है, जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रहा है, जो इस देश का वित्त सलाहकार रहा है, उसके बाद वित्त मंत्री रहा है और प्रधानमंत्री रहा है, इसके क्रेडेंशियल पर शक करना, उनके बातों पे शक करना और नकारना बेवकूफागी की अलावा और कुछ नहीं। और इसीलिए मैं आज देख रहा था जब मनमोहन सिंह संसद के अंदर बोल रहे थे तो सोशल मीडिया पे काफी सपोर्ट मिल रहा था उन्हें, लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? और जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो बोले, जो अभी जो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि नहीं, मेरी बात सुनिए प्लीज। नहीं, समीर अब्बास साहब, मुझे खत्म करने दीजिए, मुझे खत्म करने। देखिए, सुदेश जी खुद एक टीचर हैं, कम से कम उनके जमान से तो मैं ये नहीं ये इस चीज की बात मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो बंदा प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं था उसको कांग्रेस ने काबिल बनाए। ये जितने पोजीशंस में उन्होंने देश को लीडरशिप दी है, तो वो प्रधानमंत्री बनने काबिल नहीं था। ये तो हकीकत है ना। प्रधानमंत्री बनने का लेकिन सुदेश जी 10 साल वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे लगातार, उसको खारिज तो नहीं कर सकते ना, उनकी काबिलियत को खारिज कर सकते हैं। मनमोहन सिंह की काबिलियत यहाँ मुद्दा नहीं है, यहाँ नोटबंदी मुद्दा है, जिसको लेकर आप लगातार गिर रहे हैं क्योंकि आप इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं।
जो योजना आपने पूरा लागू दुनिया की सुदेश जानता जी, है। वो सवाल है। समीर अब्बास साहब पूरा विश्व जी पूरा विश्व मनमोहन जानता है सिंह जी समीर ने अब्बास साहब जिस कि तरीके डॉक्टर के मनमोहन सिंह अपना किन ये परिस्थितियों में जीवन प्रधानमंत्री अपना- बने थे और क्यों कांग्रेस इनको बार बार उतारती रही, अपने हर गलत कार्य को जस्टिफाई करने के लिए कांग्रेस उनको उतारती रही। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने बड़े अर्थशास्त्री होते कि उनसे सब कुछ रिजॉल्व हो जाता तो कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं जाती। और निश्चित ही था कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसी को नहीं चला सकते थे, भले ही वो ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड हो। हमें अपनी अर्थव्यवस्था चाहिए जो भारत के साथ न्याय संगत हो। हमने उसको लाने की कोशिश की है। ठीक है, इसमें क्यों गलत हो रहा है? द बेस्ट इकोनॉमिस्ट बट नीड नॉट बी द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। आपने अपनी बात कर ली। नासिर हुसैन साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपकी बात बीच में रह गई। एक मिनट सुदेश जी, नासिर हुसैन साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे दूसरे मेहमानों को भी शामिल करना है बहस में। जी जब दुनिया भर में रिसेशन चल रहा था, दुनिया भर में लोगों को नौकरियां से निकाली जा रही थी, दुनिया भर में इकोनॉमी फेल हो रही थी, अलग अलग कंट्री की जीडीपी गिर रही थी, लोग इन्वेस्टमेंट एमएनसी अपना इन्वेस्टमेंट वापस अलग अलग कंट्री से ले रहे थे, तो सिर्फ एकमात्र देश दुनिया में था जिसको जो है जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संभाल रखा था। जब हिंदुस्तान में रिसेशन का वर्ल्ड रिसेशन का असर नहीं पड़ा था तो उन्हीं की देन है इस कंट्री पे, उसी के बलबूते पे। ठीक है, पहले की बात ना कीजिए। अब आपने जो कहा है कि ये जो ब्लैक मनी के खिलाफ जिस तरह से आंदोलन छेड़ा गया है, मुझे ये समझाइए कि इससे जीडीपी जो है वो उसमें 2% की गिरावट कैसे आ सकती है? आप किस तरह से, किस बेसिस पर ये कह रहे हैं? जरा आसान लफ्जों में अगर आप देश को समझा पाए तो। नासिर हुसैन साहब, हेलो नासिर हुसैन साहब, मेरा सवाल आपसे यह था, आखिर किस बिना पर आप यह दावा कर रहे हैं कि अगर इस देश से ब्लैक मनी का खात्मा हो जाएगा, जाली नोट का खात्मा हो जाएगा, तो देश की जीडीपी में 2% की गिरावट आ जाएगी, मंदी का खतरा हो जाएगा? पे लगातार मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, पिछले 3-4 शोज में भी यही बात मैंने रखने की कोशिश किया। जिस तरीके का कैस्केडिंग इफेक्ट इकोनॉमी पे हो रहा है, जो करेंसी विड्रॉ करने से जिस तरीके से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे असर पड़ेगा, ये जो चेन इफेक्ट जो कंटिन्यूअसली जो होगा, जिसके वजह से जो हम पूरे इकोनॉमी तितर फितर जो हो रही है और जिसकी आशंका ऑलरेडी है, अब तक जो है अब तक आज सवेरे ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी लीडर कह रहे थे कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में नौकरियां से निकाले गए हैं, जिस तरह से प्रोडक्शन पे मार मर रहा है, मार पड़ रहा है, जिस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो रही है, उसके वजह से जीडीपी पे असर पड़ना ही पड़ना है। ठीक है, राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने भी आज अपनी बातें मुखर होकर सामने रखी देश के। भाटी साहब, आज नरेश अग्रवाल जिस बात का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने एक बात साफ तौर पर कही कि ये जो फैसला लागू किया गया है नोटबंदी का, इसके पीछे यूपी के जो चुनाव आने वाले हैं 2017 में, ये एक बड़ी वजह है। ऐसा आपको क्यों लगता है? और क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल नोटबंदी का जो ये फैसला लिया गया है, इससे समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनावों में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, नुकसान होने वाला है? नहीं, देखिए, एक तो मैं स्पष्ट कर दूं, समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जो नुकसान होने वाला हो भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने जिस जल्दबाजी में निर्णय लिया है, नए नोट छप के इनके पास आए नहीं थे, पुराने नोट इन्होंने बंद कर दिए, एटीएम में नए नोट फिट बैठ नहीं रहे थे, उन्हें बाद में सुधार किया गया। और जिस तानाशाहीपूर्ण तरीके से, हमें तो चिंता इस बात की है कि जो अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा, जो जीडीपी पे असर पड़ेगा, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। प्रधानमंत्री जिस तरह अपने मंत्रिमंडल को भी अंधेरे में रखकर, अपने वित्त मंत्री तक को अंधेरे में रखकर जिस तरह निर्णय ले रहे हैं तानाशाहीपूर्ण, वो देश के लिए बहुत खतरनाक समय आने वाला है। चिंता की बात यह है। और जो अभी आज मनमोहन सिंह जी ने कहा, और जो अभी आपकी बहस में जो आ रहा था, चर्चा में आ रही थी बहस, कि आर्थिक मंदी आ जाएगी, जीडीपी नीचे गिर जाएगी, ये तो जब आंकड़ों में आएगी तब आएगी। ये तो आज आ चुकी है देश में। आज देश में आर्थिक अराजकता की स्थिति है। आर्थिक तौर पर देश की रीढ़ टूट चुकी है, लोग परेशान हैं, बीमारों को दवाई नहीं मिल पा रही है, बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा है, भूखे लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, जिनके घरों में शादियां हैं, 50 लोग आत्महत्या कर चुके हैं,
शादियों के लिए उन्हें पैसे नहीं, अपने ही पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। उनकी खून पसीने की कमाई जो 10-10 साल से 15-15 साल से जोड़ के बैंकों में इकट्ठी की थी, वो आज लेने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं, उन्हें उनके पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, लोग परेशान हैं। और ये नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं देगा, ये आत्ममुग्ध है, ये अपने फैसले पे आत्ममुग्ध है कि हमने देश के लिए बहुत कुछ कर दिया। अरे राष्ट्रवाद क्या होता है? अगर राष्ट्र की जनता दुखी है तो काहे का राष्ट्रवाद है? राष्ट्र निर्माण तो तब करोगे जब जनता को सुख दोगे। जनता को दुखी करके कोई राजा सुखी नहीं रह सकता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को इसका परिणाम यूपी के चुनाव में भुगतना पड़ेगा, और कल को लोकसभा के चुनाव आएंगे उसमें भी भुगतना पड़ेगा। ये बहुत मूर्खतापूर्ण और जनविरोधी निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। ठीक है, एमएम खजूरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खजूरिया साहब, आपसे जानना चाहूंगा, भाटी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या आने वाले चुनावों में नुकसान हो सकता है इस मुद्दे का बीजेपी को? आपको लगता है ये? देखिए, जो आज की सिचुएशन है उसमें बदकिस्मती से सियासी पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने से अगर बाज आएँ और सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें तो उनको नज़र आएगा कि जहाँ तक इस नोटबंदी की पॉलिसी का ताल्लुक है उसके ऊपर बहुत कम लोगों को इख्तलाफ है। जिस पर एतराज़ किया जा रहा है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर है, और इम्प्लीमेंटेशन पर ऑब्वियसली बहुत गलतियां हुई हैं। और मोटी बात ले लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोऑपरेटिव बैंक्स को इसकी कैश से बाहर रखना जो है उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आज इतनी देर के बाद आज उन्होंने उसको कबूल किया, उसको ठीक किया। जब बहुत सी बातें जिनको बाद में वक्तन उसके ऐलानात किए गए वो एंटिसिपेट की जा सकती थी, और उसके पहले वक्त पर जब पहला ऐलान हुआ उसमें ही उसके साथ शामिल होना चाहिए था। अब पहले दिन जब कहा गया उसमें जो आपके घर में, हमारे मुल्क की एक ट्रेडिशन है कि घर में कैश बचा के रखते हैं, तो जिन लोग उस वक्त नहीं कहा गया कि कितना आपका अपने घर में जो आपने बचा के रखा है अपनी इमरजेंसी के लिए उस पर कोई रुकावट नहीं होगी, तो उसका नतीजा ये हुआ। मुझे मालूम है मेरे घर में जो औरत काम करती है वो बेचारी 2 दिन रोती रही है कि मेरे बच्ची के लिए पैसे कम करके जमा करके रखे, मेरा क्या बनेगा। बिल्कुल। उसके बाद आया 2.5 लाख रुपए की बात आई तो उसकी जान में जान आई। तो मैं ये अर्ज करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें ये सारा झंझट जो है ये इम्प्लीमेंटेशन का है, और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इसको सोचना चाहिए, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है डिटेल में जाने का और स्टेप्स क्या हों उनको स्पेसिफाई करने का। वो इसमें प्रेस्टीज पर खड़ा रहने की बजाय एक कंसेंसस मुल्क में बन रहा है तकरीबन कि जो पॉलिसी है वो ठीक है, तो उसमें खराबियाँ जो हुई हैं उसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, चाहे वो आरबीआई में है या गवर्नमेंट में है, और जो एक बिल बैठ के जो मुश्किल बनी है उसका हल तलाश किया जाए, तब कहीं बात बनी। वरना जो इसके असरात हैं। सुदेश वर्मा साहब, ये जो आसार हैं ये ठीक नजर नहीं आ रहे, इसलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जो बैंकिंग एसोसिएशन है उन्होंने आरबीआई गवर्नर का इस्तीफा मांगा है। मुझे याद नहीं आता इससे पहले ऐसा कब हुआ। सहकारी बैंक हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। जो छोटे उद्योग हैं, मझोले उद्योग हैं, उनकी कमर टूट गई है इस फैसले के बाद। शॉपिंग मॉल से कर्मचारियों को निकाला जा रहा है क्योंकि दुकानों का जो व्यवसाय है वो 50% घटकर रह गया है। तो दिक्कतें तो हैं, और इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि जो दावा किया जा रहा था कि देश की इकोनॉमी जो है वो आगे जाएगी, नीचे तो नहीं चली जाएगी, ये डर तो है। इसको आप अनदेखा तो नहीं कर सकते पूरी तरह से। देखिए, इसका जिक्र खजूरिया जी भी कर रहे हैं। समीर अब्बास साहब बिल्कुल नहीं कर सकते, और नहीं जी बिल्कुल नहीं कर सकते, और नहीं हम कर रहे हैं। जैसे देखिए, एक मुद्दा उठा कि लोगों के पास कैश होगा, तो कैश अगर है तो आपको पता है कि अब तो 2.5 लाख आप जमा करा सकते हैं एक परिवार में। समीर अब्बास साहब, एक परिवार में समीर अब्बास साहब एक परिवार में कितना कैश होता होगा बताइए? 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। अगर आप दूसरे ब्रैकेट में हैं तो उसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है एक कॉमन आदमी की बात हो रही है, तो उसके लिए अकाउंट में डाल सकता है, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। सरकार ने बोल दिया है 2-3 अकाउंट होगा तो उसका खप जाएगा, उसमें कहीं से भी किसी के खिलाफ तो नहीं दिख रहा है। हमें अंदाजा है कि इकोनॉमी देखिए थोड़ा सा डिमांड कम हुआ होगा क्योंकि कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है,
लेकिन ये जान के रखा गया है। अगर हम एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं ब्लैक मनी के ऊपर, तो ये जान के किया गया है जिससे इतना कैश अवेलेबल ना हो कि लोग अपने काले धन को फिर से उजला कर लें। इतनी बड़ी जब इकोनॉमी देखिए, जैसे आज जो मुझे तो समझ में आया कि कांग्रेस ने अपना ही क्रिटिसिज्म किया, ये बोल के कि अगर आप कैश पर क्रिटिसाइज करते हैं, कैश पर क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी डाउन हो रही है, इकोनॉमी डाउन हो रही है। मुझे बोलने दीजिए, मेरा ओपिनियन है। सुदेश जी, खजूरिया जी, आपके सांसद से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, सैटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे जी। सुन लेते हैं खजूरिया जी, बहुत छोटे में अगर आप समझा पाए। मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है, हाँ हो सकता है कि मैं इनको संतुष्ट न कर पाऊं, लेकिन इतना जरूर है समीर अब्बास साहब, आपके दर्शकों के लिए जो बहुत जरूरी है उन्हें जानना कि ये डायनामिक सिचुएशन है और सरकार चिंतित भी है और सरकार आंखें खुली रखी है। इसीलिए आप देखेंगे रोज जो है डिसीजंस को थोड़ा सा रिलैक्स किया जा रहा है जिससे लोगों को फायदा पहुंच सके। इसलिए सरकार पर भरोसा रखिए और ये जो कदम उठाए गए हैं। खजूरिया जी, 10 सेकंड में समझा पाए आप, क्या एतराज क्या है आपको इस पर? नहीं, आप मेरी गुजारिश सुनिए। आप जो कह रहे हैं, आप जो फरमा रहे हैं, उसमें वजन इसलिए नहीं है कि बहुत सी बातें अगर आप बैठ के कागज सामने रख के देखें तो ये सब बातें पहले करने की जरूरत थी, इतना नुकसान करने के बाद नहीं थी। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इसमें झगड़ा खड़ा करने की बजाय आज मुल्क एक बहुत बड़े क्राइसिस में फंस गया है, उस क्राइसिस में उसको निकालने के लिए मिल बैठ के रास्ता निकालिए। इल्जाम तराशी का वक्त बाद में होता रहेगा, इंक्वायरीज बाद में होती रहेंगी, लेकिन आज ये देखें कि मुल्क किस मुसीबत से कैसे निकल सकता है। यही देशभक्ति का तकाजा है और यही मैं समझता हूँ समझदारी की बात है। ठीक है डॉक्टर नासिर हुसैन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लगातार ये मांग कर रहे थे कि भाई संसद में बहस हो और पीएम उस बहस का हिस्सा हो। आज पीएम, ठीक है खजूरिया साहब, आपने अपनी बात कह ली, अब दूसरों की भी सुन लीजिए। डॉक्टर नासिर हुसैन, आप बार बार ये मांग कर रहे थे, आज पीएम आते हैं, बहस का हिस्सा बनते हैं, दोपहर तक वो सदन के अंदर मौजूद भी रहते हैं, उसके बाद आप फिर सदन को नहीं चलने देते, कहते हैं कि नहीं भाई पीएम मौजूद रहेंगे तभी चर्चा हो पाएगी। गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं कि पीएम संसद में आएंगे तभी चर्चा होगी। अब जनता को जो उनके मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब मिलना जरूरी है या फिर आपकी जिद ज्यादा जरूरी है? नहीं, जवाब मिलना जरूरी है ना। जवाब कौन देंगे? हाँ। ये जितना भी इस देश में ये हंगामा खड़ा हुआ है वो एक आदमी की सोच थी, एक आदमी का डिसीजन था, एक आदमी का इंप्लीमेंटेशन था, एक आदमी की वाह लूटने की ख्वाहिश थी, एक आदमी की पब्लिसिटी सरकार का डिसीजन था, सरकार का, और प्रधानमंत्री सरकार का हेड होता है। नहीं, आप बीच में मत बोलिए सुदेश जी, आप बीच में मत बोलिए। जब आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता हूं, जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता हूं। नहीं, वो कह रहे हैं एक आदमी का डिसीजन था, पूरी सरकार का डिसीजन था। नहीं, एक आदमी का अनाउंसमेंट था, वो सरकार की एक आदमी का अनाउंसमेंट था। तो जब जरूरी ये बात होती है कि जो उसी आदमी को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को देना चाहिए। एक और 2000, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। अगस्त 30, 2013 को जब संसद में बहस हो रही थी कोल के मामले पे, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहां पे नहीं थे, तो यही वेंकैया नायडू साहब और यही रवि प्रसाद साहब जो हंगामा खड़े कर रहे थे। जब शुक्ला साहब जो हमारे एमओएस थे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, जाके बोले कि प्रधानमंत्री आ जाएंगे, 4 घंटे बैठे हुए थे, अभी कुछ देर के लिए गए हैं, अभी आ जाएंगे। जब इसी वेंकैया नायडू साहब बोले थे सो व्हाट, और इसी रविशंकर प्रसाद जी ने उठ खड़े होकर बोले थे कि जब तक प्रधानमंत्री हाउस में नहीं होंगे बहस नहीं होगी। तो जब वो अपोजिशन में होते हैं तो एक तरीका अपनाते हैं, जब वो पोजीशन में आते हैं तो दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी भी ये बात तो आप पर भी लागू होती है ना नासिर हुसैन साहब। जिस तरह से ये इतना बड़ा मुद्दा है तो कांग्रेस जब आप विपक्ष में होते हैं तो ये बात करते हैं, जब आप सत्ता में होते हैं तब भी आप यही बात कहते हैं कि भाई पीएम के आने की क्या जरूरत है, दूसरे मंत्री भी बयान दे सकते हैं सरकार की तरफ से। जवाब नहीं देंगे, हम सदन चलने नहीं देंगे। हाँ। तो ऐसा कोई नहीं है कि जो लोग वो किसी रैली में जाके रैली से जवाब देते रहे। संसद में जो बहस होगा संसद में जवाब देंगे। उनको जापान जाने के लिए टाइम मिलेगा, मैं बोलूं गोवा जाने के लिए टाइम मिलेगा, पूना जाने के लिए टाइम मिलेगा, गाजीपुर जाने के लिए टाइम मिलेगा। सुदेश जी बस इस बात का जवाब दे दीजिए आप कि अगर दोपहर बाद प्रधानमंत्री रुक जाते तो कम से कम इस मसले पर बहस तो हो जाती। जो मांग लगातार पूरा विपक्ष एक स्वर में कर रहा है वो तो मानना पड़ेगा ना आपको। देखिए समीर अब्बास साहब, सबसे पहले एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है, वो ये है एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है।
एग्जीक्यूटिव डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते रहते हैं। अगर हर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को आप बोलिएगा कि प्रधानमंत्री आए डिवीजन होगा तभी हम बात करेंगे, तो देश ऐसे कैसे चलेगा? जब लॉ बनाने की बात होती है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा डिस्कशन करने की बात होती है, जो ये चर्चा कर रहे थे वो और बात थी। अगर बात इतना बड़ा स्कैम होता है वो और बात है। और यहाँ पर देश नहीं रुका है। नासिर साहब सुन लीजिए, नासिर साहब सुन लीजिए, मैंने सुना आपकी बात को, आप बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। और आपके बात में आपने नहीं ऑर्गेनाइज लूट नहीं, ऐसा मत बोलिए, इतना गलत मत बोलिए। नहीं बिल्कुल गलत। देखिए ऑर्गेनाइज लूट, नासिर साहब ऑर्गेनाइज लूट तब हुआ था जब आपने 2G स्कैम किया था, जब आपने माइंस स्कैम किया था, लाखों करोड़ रुपया का स्कैम किया था, 12 लाख करोड़ रुपए के स्कैम आपने कर दिए हैं। देश को लूटा है आपने, इसलिए आप इससे बाहर सोच नहीं सकते, इससे बाहर आप सोच ही नहीं सकते। ये जो कदम है ये पारदर्शी कदम है और सरकार का कदम है। प्रधानमंत्री मुखिया है तो वही अनाउंस करेंगे, लेकिन ये सरकार का कदम है और सरकार के जो नोडल डिपार्टमेंट है वो अगर आंसर करते हैं तो आपको खुश होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लेते हैं। अरुण जेटली साहब ने आज साफ तौर पर इस बात को कहा कि 15 घंटे अगर बहस होगी तो ये कहीं कोई संसदीय परंपरा ऐसी नहीं है कि पीएम को 15 घंटे बैठना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक और मसला उठ रहा है पीएम के सर्वे का, जिसको लेकर सवाल उठाया है मायावती ने, बीएसपी चीफ ने आज, और उन्होंने कहा है कि पीएम का यह सर्वे सीधे सीधे फर्जी था और 5 लाख लोगों ने सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट किया और उसके बेसिस पर देश को यह बताया जा रहा है कि 90% से ज्यादा लोग इस योजना के समर्थन में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस मसले पर भी होगी बात, फौरन होते हैं हाजिर। तो बात हो रही है कि नोटबंदी से क्या देश की इकोनॉमी को नुकसान तो नहीं होने जा रहा है। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। भाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाटी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक सर्वे किया जाता है, यानी देश के प्रधानमंत्री खुद अपने ऐप के जरिए एक सर्वे करते हैं और इस नोटबंदी पर रायशुमारी करते हैं। देश की जनता इस ऐप के जरिए यह बता सकती है कि यह योजना कितनी सफल है, कितनी नहीं है, सही है या गलत है। 24 घंटे के अंदर अंदर 5 लाख लोग इस सर्वे का हिस्सा बनते हैं और 93% लोग इस योजना के समर्थन में हैं। उस सर्वे से यह निकलकर सामने आता है। अब बीजेपी यह बार बार बताने की कोशिश कर रही है कि जो विपक्ष है वो जनता के इतने ज्यादा समर्थन से डरा हुआ है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, जो 5 लाख लोगों ने जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया है वो 5 लाख लोग कौन हैं? वो 5 लाख वो हैं जो 24 घंटे के अंदर गणेश जी को दूध पिलवा देते हैं। इस देश में पत्थरों पर दूध गिरवा देते हैं और दूध 900 रुपए किलो बिक जाता है। बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं मिलता। ये आरएसएस से जुड़े लोग हैं। प्रधानमंत्री का ऐप, प्रधानमंत्री के लोग, प्रधानमंत्री का सर्वे, प्रधानमंत्री खुद जज बन गए, खुद ही वो फैसला ले रहे हैं। आप अपना सर्वे करिए। आपसे कहना चाहता हूं मैं, तो जो लाइन में लोग लगे हुए हैं उनसे जाकर पूछिए कि कितने लोगों ने ऐप डाउनलोड किया, प्रधानमंत्री का ऐप। मुझे लगेगा कि 2% भी नहीं मिलेंगे। तो ये देश की आंखों में धूल झोंकने का काम है। और ये किसको मूर्ख बनाना चाहते हैं? खुद को मूर्ख बना रहे हैं। ये खुद को धोखा दे रहे हैं। ये देश को तो धोखा दे ही दे रहे हैं, खुद को भी धोखा दे रहे हैं। आत्ममुग्ध हैं, इतना भरे हुए हैं, राष्ट्रवाद की हवा इनमें भरी हुई है कि सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं। आज लोग इतने दुखी हैं। छोटे दुकानदार, छोटी दुकानदारी खत्म हो चुकी है, छोटे बिजनेस ठप हो गए हैं। लेबर जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं उनकी लेबर छोड़ के अपने घरों को भाग रही है, गांव को भाग रही है। किसानों को बीज नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, किसान अपने खेत नहीं बो पा रहे हैं। ये आने वाले महीनों में इकोनॉमी पर इतना बुरा प्रभाव देश की पे पड़ेगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी के आत्ममुग्ध लोग और आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री देख नहीं पा रहे हैं। और अभी भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए। ये इन्होंने 14 दिन के अंदर 14 निर्णय लिए हैं। रोज निर्णय बदलते हैं अपना, रोज नई नई योजनाएं लागू करते हैं। ये योजनाएं पहले नहीं लागू कर सकते थे? नोटबंदी से पहले इन्हें सोच समझ कर करना चाहिए था, सलाह मशवरा करना चाहिए था। इन्होंने अपने मंत्रिमंडल तक से सलाह नहीं की। तो ये फर्जी सर्वे है और ये फर्जी आंकड़े जो जिनके आधार पे अपना समर्थन दिखा रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर नासिर हुसैन, आपको भी लगता है कि ये सर्वे फर्जी है? पूरी तरह से खारिज करते हैं आप इसकी जो फाइंडिंग्स है, या फिर आपको लगता है कि वाकई जो देश है वो इस योजना का सपोर्ट कर रहा है? इंप्लीमेंटेशन में बड़े दिक्कतें आ रही हो, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि भाई इस देश से ब्लैक मनी का नाश हो, ब्लैक मनी को कर्व किया जाए
और इसलिए वो इस योजना के साथ है, इसलिए 93% का ये आंकड़ा हमारे सामने है। देखिए ये सरकार जो फर्जी काम की है, उस फर्जी काम को लेजिटिमाइज करने के लिए फर्जी तरीके इन्होंने अपनाया है। आप ये बताइए कि 4 पैनलिस्ट यहाँ पे हैं और आप बैठे हैं, 5 लोग में वो ऐप कितने लोग डाउनलोड किए हैं? 5 आपने किया है समीर अब्बास साहब? मैंने तो नहीं किया, मुझे लगता है सुदेश वर्मा जी भी नहीं किए होंगे। सुदेश जी ने किया होगा जरूर। नहीं, प्रधानमंत्री जी के ट्विटर पे 2 करोड़ फॉलोअर हैं। 2 करोड़ फॉलोअर में 5 लाख ने ऐप डाउनलोड किया और कर दिया। मेरा सवाल इतना ही है, 80 से 90% इस देश के लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। 50 से 55% एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में काम करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ये लोग ऐप डाउनलोड करके वोट करेंगे क्या? क्या फर्जी तरीके आप लोग अपना रहे हैं? मैं सिर्फ इतना सिंपल तरीका बताता हूं। जितने भी टेलीविजन चैनल्स हैं, जितने भी हैं, उन लोग ने पिछले 15 दिन में जाके लाइन में जो लोग खड़े हुए थे उनके पास बाइट लिए हैं, और बहुत सारे लोग टीवी पे दिखाए, आपके चैनल पे दिखाए। मेरा सिर्फ इतना ही ये सुझाव है कि अनएडिटेड बाइट्स, एडिटेड नहीं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग को इन्होंने खरीद रखा है, अनएडिटेड बाइट्स जो हैं, जो कतार में खड़े हुए लोगों के, सिर्फ वो लेके देख लें, इनको पता चल जाएगा देश का क्या हाल है। लेकिन कतार में बहुत सारे लगे लोग ये भी तो कह रहे हैं ना नासिर हुसैन साहब, कि भले ही हमें थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन देश के लिए क्योंकि अच्छा होने जा रहा है इसलिए हम इस योजना के साथ हैं। अब इस सर्वे के रिजल्ट में भी तो 48% लोग यही कह रहे हैं कि हमें मुश्किलें हो रही हैं लेकिन हम साथ हैं। नहीं, देखिए एक चीज बता रहा हूं समीर अब्बास जी, आज प्रधानमंत्री जी भी ये बात को अपनी बात रखते हुए ये बात उन्होंने कही, जो 3 मुद्दे जो हैं, करप्शन, ब्लैक मनी, फेक मनी, और जो टेरर एक्टिविटी के लिए जो फाइनेंस हो रहा है, ये 3 आतंकवाद के लिए, ये तीन इश्यूज को भी लेके मुझे नहीं लगता है कि देश में कोई भी ऐसा बंदा है जो इसके फेवर में है। सारे लोग कह रहे हैं कि इसके खिलाफ हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने एक इशू को जिस तरह से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, अनप्रिपरेशन के बिना जिस तरह से किए, और उसके बाद में जो इस देश में कर रहे हैं उसके खिलाफ अगर आप नासिर साहब हो गई आपकी बात। सुदेश वर्मा जी, मुझे सवाल का जवाब दीजिए, उसके खिलाफ सर्वे की फाइंडिंग का क्या मतलब है? आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारा देश वो देश है जहां पर 80 करोड़ लोग गांवों में रहते हैं। अब ये किस तरह की रायशुमारी है, किस तरह का जनमत संग्रह है, इससे क्या आप देश की नब्ज पकड़ पा रहे हैं क्या? इस तरह के सर्वे से जो 5 लाख लोग ट्विटर के जरिए पहले ये सूचना पाते हैं, उसके बाद ऐप डाउनलोड करते हैं और फिर जाकर वोटिंग करते हैं। सुदेश वर्मा जी, समीर अब्बास साहब, ये जो ऐप सर्वे है ये मुद्दा नहीं है, आप इसको मत मानिए। आप क्यों इतनी ज्यादा उतावले हो रहे हैं इस सर्वे से? आप बाकी सर्वे देख लीजिएगा, बाकी जो अखबारों ने किया है, टीवी मीडिया ने किया है, इंडिपेंडेंट एजेंसी ने किया है, आपको पता होना चाहिए। नासिर साहब, मुझे हंसी इस बात पर है, समीर अब्बास साहब, मुझे हंसी इस बात पर है कि ये लोग इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आपको पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जनता में हम हैं, हमें जनता के बारे में पता है, उनकी चिंता है आपसे बहुत ज्यादा, और हम रोज इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हम उनके टच में नहीं है? हम सिर्फ ऐप्स के टच में हैं। अरे भाई, लाइव इंटरेक्शन है बीजेपी का कैडर का, आपको पता होना चाहिए। और ये हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे जनता के खिलाफ हो। और आपके टीवी ने दिखाया, समीर अब्बास साहब, आपके चैनल ने भी दिखाया कि जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन वो इस समुद्र मंथन में, समीर अब्बास साहब, ये समुद्र मंथन है जिसमें से विष भी निकलेंगे, जिसमें से अमृत भी निकलेगा। अमृत के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी विष निकल रहा है लेकिन लोग उसका विष पी रहे हैं। सुदेश जी, लाइन में खड़े होकर भी हमारे साथ खड़े हैं। आज आपने ये सबसे बड़ी सक्सेस है, सफलता है इस कदम का। सुदेश जी, लोगों की मौत हुई है। सुदेश अरे जी, छोड़िए ना, मायावती जी की सर्वे कब से कराने लगी? वो सर्वे ये कह रही हैं कि सर्वे अगर कराना है तो लोकसभा को भंग कर दीजिए और इलेक्शन करा दीजिए, फिर पता चल जाएगा कि कितने लोग आपके साथ हैं। जी बहुत बढ़िया। इस तरह से तो ये अराजकता ही लाएगी ना। उत्तर प्रदेश में जाके कैंपेन करें, ये तो समझ ही में नहीं आ रहा। कभी बोल रहे उत्तर प्रदेश के खिलाफ, क्यों डरना है? हम लोग तो खुल के उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। ब्लैक मनी पर अटैक है, उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, पूरे भारत में हो रहा है। ये
एक नए भारत का सृजन हो रहा है, जो युवा चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन कैशलेस हो, जिससे इकोनॉमी बढ़े, ईमानदार आदमी धंधा कर सके, हाँ फक्र के साथ कर सके, उसे चोरी नहीं करना पड़े। ठीक हम उस ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, राजकुमार भाटी जी, इसका जवाब चाहूंगा आपसे। आपको दिक्कतें हो रही आप हैं, कह रहे हैं समझ कि में आ रहा है। बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है, सुदेश वर्मा जी कह रहे हैं इसका फायदा होगा, और हम देख भी रहे हैं यूपी में हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग लग गए नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ। एक सवाल सुदेश जी को, एक मिनट, नासिर हुसैन साहब, भाटी साहब से सवाल है ये। नहीं, एक सवाल नहीं, मुझे हुसैन एक साहब, सवाल एक दीजिए। मिनट, एक राजकुमार भाटी जी, ये कैशलेस इकोनॉमी सुदेश की बात वर्मा कर जी रहे कह हैं रहे हैं कि ये कि समुद्र पूछिए मंथन कि है। इस देश में कितने सुदेश लोग वर्मा जी, एटीएम कार्ड सुदेश- इस्तेमाल करते हैं? हुसैन साहब, बता एक मिनट, दीजिए। नासिर थोड़ा हुसैन साहब, नंबर एक बता मिनट। दें, बोले। हाँ ठीक है, भाटी साहब। सुदेश वर्मा जी कह रहे हैं समुद्र मंथन है, इसमें अमृत भी निकलेगा, विष भी निकलेगा, लेकिन ये अमृत तो देवता पी जाएंगे और विष रहेगा जनता के हिस्से में। आम जनता को तो केवल विष ही विष मिलना है, अमृत नहीं मिलेगा आम जनता को। अरे ये केवल नहीं बड़े-बड़े होगा। देवता पी जाएंगे। परेशान इसके जो गरीब पहरेदार आदमी है है, नरेंद्र मोदी है, वैसा नहीं होगा। वो अमृत पी वो चुके हैं, पहरेदार उसको नहीं है जो इतना अपना होता है। झोली भरेंगे। और हाँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर बार प्रदेश के पहरेदार चुनाव में जवाब नरेंद्र मिल मोदी जाएगा। हैं। इनकी बाकी चुनाव लोग उत्तर नहीं है प्रदेश जो में अपना जो घर गति भरेंगे। होगी है चुनाव में, इन्हें जवाब मिल जाएगा इसका नोटबंदी का। जी बिल्कुल, ठीक हम है। तैयार हैं ना। खजूरिया साहब, चिंता क्यों करते हैं, आइए तो ठीक है, दुआ एमएम होगा हम खजूरिया लोग का। साहब, एमएम खजूरिया साहब, बड़ा मुद्दा तो यह है कि अगर हम आंकड़ों पर जाएं तो इस देश में कुल 1 करोड़ 30 लाख ट्रेडर्स हैं, ऐसा कहा जाता है, और 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज उनके यहां काम कर रहे हैं। इस वक्त जो हालत है, बिजनेस औंधे मुंह गिर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी पर बड़ा असर डालने वाला है, आपको लगता है इसे? क्योंकि अभी तो किसी भी ट्रेडर से आप बात कीजिए, वो यही कहता है कि हमारा धंधा जो था वो 50% गिर चुका है, बड़ी मुश्किल हो रही है। ये बिल्कुल आपका जो कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देश बहुत बड़े क्राइसिस में है, और इस क्राइसिस को पॉलिटिकल पार्टीज अपने मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जिम्मेदारी का सबूत नहीं दे रही है। और ये आंखें बंद करने से या समुद्र मंथन की बात करने से या किसी बयानबाजी की बात करने से मसला हल नहीं होगा। मैं फिर दोबारा अपनी गुजारिश को पॉलिटिकल पार्टी के सामने और आपके सामने कहना चाहूँगा, आपके व्यूअर्स को, कि ज़रूरत इस बात की है कि सब लोग अपने अपने अहम को भूल के बैठें और इस मुसीबत से पहले देश को निकालें, ताकि ये जितना हो गया इसके आगे जो है उसमें कम से कम नुकसान हो, क्योंकि इसका नुकसान होने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अर्थशास्त्री भी यही कहते हैं, आम आदमी भी यही कहता है, और आम आदमी की सोच भी, जैसे आपने खुद कहा, किसी सेक्टर को भी ले लीजिए, उस सेक्टर में नुकसान की जो अंदाज़ा है वो कुछ उसमें वेरिएशन हो सकती है, लेकिन नुकसान होगा ही होगा, ये बात तो पक्की है। तो उस नुकसान को कम कैसे किया जाए, उस देश को इस मुसीबत से निकाला कैसा जाए, उसमें करने की ज़रूरत है। उसमें मीडिया का भी रोल है। नहीं, लेकिन खजूरिया साहब, इतनी सारी निगेटिविटीज के बीच एक पॉजिटिविटी आपको क्या ये नजर आती है कि कम से कम इस देश के अंदर जो ब्लैक मनी धना सेठों के पास पड़ा हुआ था, उस पर तो रोक लगी ना? वो तो अब पहले की तरह यूज नहीं हो पाएगा। देखिए, यहाँ तक ब्लैक मनी का तल्लुक है, उसमें कोई किसी को किसी की उसमें एतराज़ नहीं है। और ये भी दुरुस्त है कि बहुत से लोग जो ब्लैक मनी जिनकी डबल डिजिट लाख्स में है, जो बहुत बड़े हैं, असली ब्लैक वाले हैं, वो इससे नुकसान उनको नहीं है। लेकिन जो मिडिल में है, करप्ट सरकारी मुलाजम है, करप्ट पॉलिटिशियन छोटा मोटा है, जिसके 10-20 लाख रुपया छुपा के रखा हुआ है, वो जीरो हो गया, उसका नुकसान हो गया है। लेकिन ये है कि बड़ी ब्लैक मनी जो है, ये नुकसान वो अच्छा फिर है भी ना? इससे बाहर है। ये तो होना चाहिए था ना, फिर जब बाद तक में इस आप देश में नहीं हो रहा था, करते रहिए। ब्लैक मनी बढ़ती जा रही थी लोगों के पास। इस वक्त तो लोगों को बचाइए जी। हाँ जी, हाँ दुरुस्त है। इसीलिए किसी ने भी इस बात पर एतराज नहीं किया है इस मुल्क में कि जो पॉलिसी, ये जो ऑब्जेक्टिव है ब्लैक मनी को बंद करने का और ब्लैक को पकड़ने का, उसमें किसी ने कोई एतराज नहीं किया है। एतराज इस बात पर किया है कि जिस ढंग से ये किया गया है, जिस गैर जिम्मेदारी से ये हुआ है, और जिसकी तैयारी के बगैर हुआ है, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। अब उस नुकसान को संभालिए, खुदा के लिए देश को बचाइए। ये मैं समझता हूँ आज आम आदमी की आवाज़ है। बिल्कुल,
चलिए एक छोटा सा यहां पर ब्रेक ले लेते हैं। वाकई मामला सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब की एक कहानी अभी हमारे सामने है। एक बाप ने खुदकुशी कर ली सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी की शादी थी चंद दिनों बाद और उनके अकाउंट में पैसे मौजूद थे, लेकिन फिर भी कई चक्कर उन्होंने बैंकों के लगाए, लेकिन 2.5 लाख रुपए वो निकाल नहीं पाए और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और डिप्रेशन में आकर उन्होंने खुदकुशी का रास्ता अख्तियार कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए था, जो कि सरासर गलत है। लेकिन ये एक कड़वी हकीकत है और ये हमें यह भी बताता है कि इस योजना के दुष्प्रभाव जो हैं वो कितने हो रहे हैं और सरकार को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए इन तमाम चीजों को भी और लोगों की मुश्किलात का हल सोचना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आखिरी दौर होगा इस बहस का, फौरन होते हैं यहां से। तो नोटबंदी पर बहस जारी है, बहस का आखिरी दौर जिसमें अब हम पहुंच चुके हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सुदेश वर्मा साहब, मनमोहन सिंह ने आज इस बात का जिक्र किया कि मुझे मुल्क का कोई ऐसा देश दुनिया का बता दीजिए जहां पर लोग अपना ही पैसा बैंक में जो कि जमा है वो निकाल ना पा रहे हो। इन तमाम बातों को सुनकर एक शंका तो मन में पैदा होती ही है कि हम सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना, देश सही रास्ते पर तो ले जा रही है ना आपकी सरकार, या सिर्फ कहीं वाहवाही लूटने के चक्कर में और फायदा उठाने के चक्कर में देखिए बिना सोचे समझे तो डिसीजन नहीं लिया जा रहा है ना। देखिए सरकार ने ये कदम बहुत सोच समझ कर लिया है, ऐसे ही नहीं ले लिया है। अपोजिशन क्रिटिसाइज कर सकती है, अपोजिशन का काम है, और आप ये मान के चलिए कि इससे बहुत लॉन्ग टर्म फायदे देश को होने वाले हैं। आपको याद होगा जितने भी आंदोलन हुए करप्शन के खिलाफ, लोग क्या बोलते थे, एक आम आदमी जो है वो लाइन सबसे पहले तोड़ता है, लेकिन वो चाहता है कि लाइन हो, जब तक ईमानदारी का रास्ता नहीं होता उसको आप नहीं बोल सकते तुम ईमानदार बनो। ये सिंसियर प्रयास हुआ है कि ईमानदारी से लोग अपना धंधा कर सकें और वो इज्जत की रोटी कमा सकें, उन्हें चोरी ना करना पड़े। बहुत से स्टेप्स जो अभी लिए जाएंगे, जो इकोनॉमिक नेसेसिटीज है इसके साथ, आप जैसे सब लोग बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम आएगा, तो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फायदा किसको होगा, लोगों को फायदा होगा। आपको याद है जब वाजपेयी जी की एनडीए सरकार थी उस समय इंटरेस्ट रेट कितने थे, आपने भी शायद उस समय घर बनवाया होगा, 6 से 7% इंटरेस्ट रेट थे। आज इंटरेस्ट रेट बताइए कहाँ है, क्यों हो गया है, जब पैसा ही नहीं है। अभी देखिए आज के दिन जो हलफनामा दिया है सरकार ने, उसके मुताबिक 6 लाख करोड़ ऑलरेडी बैंकिंग सिस्टम में आ चुका है। 4 लाख करोड़ था बैंक के पास, 6 लाख अतिरिक्त आ चुके हैं। 21,000 करोड़ तो जनधन अकाउंट में भी आ गया ना, बैंकिंग सिस्टम में नहीं था, तो बैंकिंग सिस्टम में जी, तो जब बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा मामला तो निश्चित ही इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपोजिशन जो भी बोल रहे हैं, अर्थशास्त्री जो भी बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हमने कैलकुलेशन नहीं किया होगा, हमने भी किया होगा ना, ऐसे ही तो डिसीजन नहीं लिया होगा। लोग बोल सकते हैं, लोग शंका जाहिर कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत बहुत जल्दी है। अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए हैं, 1 महीने के बाद आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। आपका पैसा आप निकाल नहीं पा रहे हैं, सही बात है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है ये सोचिए। अगर पैसा निकालना अलाउ कर दिया जाएगा तो राजकुमार भाटी साहब, राजकुमार भाटी साहब, एक दावा बार बार सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से ये किया जा रहा है। जीवीएल नरसिम्हा राव को मैं सुन रहा था, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे थे जो चोर हैं वही सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं। सीधे सीधे इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया। तो जनता के बीच क्या ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो सरकार के फैसले के खिलाफ है सबके पास ब्लैक मनी है? देखिए जो चोर है वो तो बड़े आराम से है, उनकी तो सेटिंग हो चुकी है। ये तो आम जनता दुखी है, आम लोग, गरीब लोग, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, घरेलू लोग वो दुखी है जिनकी बेटियों की शादी है, किसान दुखी है जिन्हें बीज और खाद नहीं मिल पा रहा है। जहां तक आज का मनमोहन सिंह जी के बयान का आप सब पूछ रहे थे अभी सुदेश वर्मा जी से, मनमोहन सिंह जी मेरी पार्टी के नहीं है, लेकिन हमें बड़ी ईमानदारी से मानना चाहिए कि एक चाय बेचने वाले में और एक विश्व बैंक और रिजर्व बैंक में काम कर चुके आदमी की आर्थिक समझ में फर्क होता है। अगर मनमोहन सिंह जी को भी ये नहीं सुनना चाहते तो इनकी तानाशाही का पता चलता है। मनमोहन सिंह जैसे विद्वान को ये सुनना नहीं चाहते, जिसे आर्थिक मामलों की समझ है, जो एक अच्छी बात कह रहे हैं। भाटी साहब, फर्क तो होता है, वही फर्क देश देख रहा है, वही फर्क देश आज देख रहा है। एक चाय बेचने वाले को ज्यादा समझ है अपने लोगों के बारे में, और मुझे तो अपनी जनता के बारे में एक चाय बेचने वाले की समझ बहुत ज्यादा है।
वो उनके खिलाफ नहीं जाएगा। चाय यहाँ बेचने पे वाले ने देश को इकोनॉमिस्ट जा बर्बाद सकते किया। हैं। विपक्ष आरबीआई की का सारी गवर्नर बातों को जा सकता है। दरकिनार करके आप सरकार कैसे चलाएंगे? संसद को कैसे चलाएंगे? अल्टीमेटली सदन चलाए जाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। नहीं जाएगा। सुदेश जी, सारी बातों को खारिज नहीं किया जा सकता विपक्ष की। यही ट्रस्ट प्रधानमंत्री के ऊपर ठीक है। सारे लोगों का है। चाय बेचने वाले को बद्दुआ हाँ। दे रहे हैं लोग। ज्यादा खुशी मत होइए आप। अरे आप दे लीजिए चाय बदुआ, बेचने लोग वाले आपके साथ गड्ढे नहीं में डाल है। के इसको। अरे आपकी गड्ढे जमीन की तरफ खिसक लेके चुकी चाय है। बेचने वाला। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? जमीन खिसक चुकी है नीचे सारा से। देश नीचे बद्दुआ झांक दे के रहा है। देखिए, गिर आम जाइएगा। जनता- आम जनता बद्दुआ दे रही है। सारा देश बद्दुआ दे रहा है आज। लोग दुखी हैं, जो लोग लाइन अरे में कभी बद्दुआ लाइन आप में दे जाके रहे देख लो। हैं। आपके या पर्सनल दिल्ली से इंटरेस्ट बाहर सफर निकलो कर रहे हैं। ठीक है भाटी साहब, आपके सुदेश नीचे जी, जमीन डॉक्टर नासिर खिसक हुसैन चुकी कुछ है। ऐड करना चाह रहे हैं इसमें। डॉक्टर नासिर हुसैन, इस दावे में आपको दम नजर आता है सुदेश जी के? नहीं, आपके चैनल पे ही जितनी बार भी डिबेट हुआ, मैंने ये मुद्दे को रेस करने की कोशिश की है, जो आज प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में भी जी। रेस किए हैं। ये उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, ऑर्गेनाइज्ड लूट। ऑर्गेनाइज्ड लूट का मतलब यही है कि जो है, आप जिनका व्हाइट मनी है, जिनका हार्ड एंड मनी है, जिनका लीगल मनी है, उसको लोगों से आपने लूट लिया और उनको वापस नहीं दे रहे। ये हमारी देश में नहीं, किसी दुनिया के कोई भी देश में ये देखने को नहीं मिला है। इस तरह की ये बात तो कर खुलेआम रहे हैं लूट यार। इन्होंने किया ही है। नासिर साहब, आप तो कम से कम ठीक बात करिए। इसके आप समझिए, अरे समझदार आदमी हैं। और जो है ये प्रधान अभी सुदेश जी समीर कह रहे अब्बास थे साहब, ये 6 लाख समझदार रुपए आदमी, कोई पैसा लूट आया सकता है। है किसी का वो पैसा? क्या 6 लाख रुपए क्या ब्लैक सरकार मनी किसी है? का पैसा लूट सकती 6 है लाख क्या? रुपए ब्लैक मनी है? किस तरह की बात कर रहे नहीं, हैं 6 आप? लाख रुपए ब्लैक मनी है वो। सरकार इनने किसी का तो पैसा लूट पैसे सकती क्यों है दे क्या? रहा? नहीं भाई, पैसे नहीं, क्यों नहीं ब्लैक दे रहे? मनी नहीं है। जिसका ब्लैक पैसा मनी ले रहे नहीं हैं, है। आप मैंने ये नहीं करेंसी बोला। क्यों नहीं दे रहे? मैंने बोला ये बैंकिंग नहीं, क्यों सिस्टम नहीं में दे आ रहे नई गया। करेंसी आप? जो कैश आप लोग इकोनॉमी होते में कौन हैं बैंकिंग कि नया सिस्टम में आ करेंसी गया, देंगे? ये बोला हमने। अरे भी मेरा ब्लैक नहीं पैसा बोला। क्यों नासिर दे रहे हैं? हुसैन साहब, आपको क्या ब्लैक है? नहीं हमने बोला। आप ब्लैक गलत नहीं झूठ कह रहा। बोल रहे हैं। पैसा गलत बयानबाजी जमा मत करें। करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। गुमराह मत करिए लोगों को। बिल्कुल हाँ। जो पैसा जमा गुमराह मत करें, करिए क्यों लोगों दे को। उसको आप उनका पैसा? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप नासिर जो साहब। पैसा जिनका पैसा है, व्हाइट मनी तो आया है। बैंक में क्या आया है? व्हाइट मनी आया है बिल्कुल ना? व्हाइट मनी आया, लेकिन ये पैसा White अभी money, तक उनका white बैंकिंग money अरे तो हम ट्रांजैक्शन कहाँ नहीं बोल रहे हैं था। ब्लैक मनी आया है? कौन बोल रहा है? तो फिर व्हाइट मनी उनका वापस कीजिए। अरे जो भैया, लेना आप चाहिए क्रिटिसाइज उसको करने के दीजिए पहले सुन वापस। तो लो क्या बोल रहे हैं। नहीं, आप बोल ही कहा नहीं, रहे सुदेश हैं। जी, भैया, मसला ये है कि जो उनका पैसे पैसा जमा रहे किए हैं, हैं ना, वो आप निकाले नहीं जा पा रहे। टेम्पररी प्रॉब्लम अगर है। किसी को जरूरत है, अपना ही पैसा कोई निकाल नहीं पा रहा है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आपको ये अधिकार किसने दिया? मसला तो ये यही है ना, हम तो temporary समझ रहे हैं ना problem है, मुद्दा ठीक हो क्या है। जाएगा। सुदेश जी, लॉन्ग टर्म में फायदे होंगे ना, ये आश्वासन आप भरोसा दे सकते हैं देश को? विपक्ष हालांकि बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल और फायदे होंगे। विपक्ष ने साफ कर बिल्कुल दिया है कि भाई फायदे 28 होंगे। नवंबर तक तो कोई बात ही समीर नहीं होगी इस अब्बास मसले साहब, पर ये सरकार कदम से। एक कॉमन मैन के लिए है। हाँ, समीर अब्बास साहब, ये एक ऐसा कदम है, जो लोग लाइन पे खड़े हो रहे हैं वो कल फक्र करेंगे कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, इस मूवमेंट में। ये मूवमेंट उन्हीं के लिए है। ठीक है। ये उन लोगों के खिलाफ है जो काला धन रखे हैं, बनाए हैं करप्शन के थ्रू, और देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं से भी आम आदमी के खिलाफ नहीं है। इसीलिए आम आदमी आज हमारे साथ खड़ा है। आप प्रधानमंत्री के सर्वे को मानिए या अपने वो बात तो किए हुए ठीक है, लेकिन मीडिया के 60 से सर्वे को 65 मानिए। लोगों की जान नहीं जानी चाहिए थी ना सुदेश जी। इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से नहीं हुआ ना इस योजना का, इसलिए सवाल तो उठेंगे ही। और विपक्ष अगर सवाल खड़े कर रहा है तो सवाल क्यों ना खड़े करे? इनके पास कुछ नहीं बचा है। आम आदमी का पैसा सारा क्यों नहीं दे धन रहे हैं? कमाया हुआ इनका हमने मट्टी कर दिया है। नहीं, क्यों? वो काला धन है। 6 अरे लाख आम आदमी करोड़ की काला चिंता धन नहीं, है। आपकी चिंता है भाई। बोल रहे नहीं, हैं। आज 6 चलिए लाख ठीक है, करोड़ बहुत बहुत काला शुक्रिया आप धन है। सभी का हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। सुदेश जी और डॉक्टर नासिर हुसैन, राजकुमार भाटी साहब, MM खजूरिया जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर कोशिश यही होनी चाहिए कि संसद का जो गतिरोध है वो खत्म हो, और ये बड़ी जिम्मेदारी सरकार की भी है। आने वाले वक्त में संसद कैसे चलती है, सदन कैसे चलता है, ये देखने वाली बात होगी। आज मेरे साथ बस इतना ही। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।